नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। गौतम बुद्ध नगर की नोएडा पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक युवती से दोस्ती के उससे 65 लाख रुपए ठगने और धोखे से यौन संबंध बनाने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार नोएडा सेक्टर 56 निवासी की युवती ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि करीब 9 माह पहले मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक युवक से दोस्ती हुई और युवक ने खुद को एक कंपनी में इंजीनियर बताया था। एमसीडी से रिटायर हुए लगभग 55,000 कर्मचारियों को पिछले 11 साल से कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब एमसीडी के हेल्थ विभाग ने दिल्ली एनसीआर में लगभग 400 छोटे बड़े हॉस्पिटल पैनल रखा हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल का करोड़ों रुपए उसमें फंसे होने के कारण कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा बंद है। कर्मचारियों ने जब हेल्थ विभाग में हॉस्पिटल की शिकायत की तो विभाग ने एक जनरल सर्कुलर निकाल दिया। कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं देने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ एक सख्त एक्शन किया जाएगा। तो वहीं आज तक विभाग एक भी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया है। 2.5 साल बाद गठित हुई दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक अगले सप्ताह होगी। निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संभवतः बुध या गुरुवार बैठक होगी। बैठक में करीब 100 से अधिक प्रस्ताव लाए जा सकेंगे। प्रस्ताव ज्यादा है, प्रस्तावों की संख्या को कम करके बैठक में लाया जा सकता है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि स्थायी समिति के सभी सदस्य प्रस्तावों को पढ़ लें और जो भी खामी हो वो रेखांकित हो जाए। हालांकि बैठक में प्राथमिकता के आधार पर सफाई और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावित पारित किया जाएगा। एमसीडी ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 2025-26 के लिए नई एकमुश्त संपत्ति की माफी योजना बना दी है। आयुक्त की ओर से लाई गई इस योजना को 1+5 नाम दिया गया, क्योंकि इसके तहत चालू वित्त वर्ष 2025-26 और 5 वर्षों तक की मूल संपत्ति पर राशि का भुगतान करने से 2020-21 का बकाया ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ किया जाएगा। एमसीडी के अनुसार इस योजना का उद्देश्य कर विवादों का निपटारा करना, कर संग्रह को बढ़ावा देना, संपत्ति का रिकॉर्ड एकत्रित करना, उक्त करदाताओं को राहत देना है जो विभिन्न कारणों से वर्षों से बकाया नहीं चुका पाए। योजना के तहत आवासीय संपत्तियों के लिए पिछले 5 वर्षों और गैर आवासीय संपत्तियों के लिए 6 वर्षों का कर चुकाना अनिवार्य होगा। उमस भरी गर्मी के बीच दिल्ली में शुक्रवार को भी आंधी वर्षा का येलो अलर्ट। दिन भर बादल छाए रहे, गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने और हल्की बारिश होने की बात कही गई। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जा सकती है। अधिकतम तापमान सामान्य से आसपास की रहने वाली है। दिन में धूप भी खिली रहेगी। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक महिला ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने झांसे में आकर अशोक विहार की रहने वाली महिला ने 21 लाख रुपए गंवा दिए। पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपित चीनी नागरिकों से भी लिंक सामने आया है। आरोपित से एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, खाते, सिम कार्ड और मोबाइल हैंडसेट भी बरामद हुए। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि अशोक विहार निवासी मीनाक्षी शर्मा ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिले के साइबर थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसे शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 3 बार बैंकों में 21 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की दहशत अभी तक देश भूल नहीं पा रही है। इस हादसे में अहमदाबाद में लाशों का अंबार लग गया। प्लेन में बैठे सिर्फ एक शख्स विश्वास को छोड़कर बाकी सब अपनी जान गंवा गए। तो वहीं एयर इंडिया का प्लेन जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराया, वहां पर फरीदाबाद के रहने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट केशव भड़ाना पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे और बिल्डिंग की कैंटीन में उस वक्त वो खाना खा रहे थे, जो कि गनीमत रही, उनकी जान बच गई। केशव भड़ाना ने उस डरावने मंजर को अपने आंखों से देखा और तमाम बातें बताई। इतने बड़े हादसे के बीच उनकी जिंदगी बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद आकर उनसे मुलाकात की थी। केशव भड़ाना ने बताया कि जब ये हादसा हुआ उस समय वे अपने दोस्तों के साथ बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बने मेस में लंच कर रहे थे। तभी अचानक से खिड़की की तरफ देखा तो लगा जैसे कोई आंधी तूफान है, लेकिन जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर गई और इस दौरान बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई। हादसे के दौरान मैंने अपने हाथ को चेहरे पर रख लिया। मेरे पैर के ऊपर भी एक पिलर गिरा हुआ था और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मैंने देखा कि चारों तरफ चीख पुकार की आवाज़ आ रही है और एकदम से वहाँ अंधेरा सा छा गया था। उन्होंने आगे बताया कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त खाना खा रहे थे वो भी बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए थे। लोग बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहे थे। हम सोच रहे थे कि रेस्क्यू टीम आए। जिन लोगों को कम चोट आई थी वे लोग जल्दी से वहाँ से निकल कर जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग फंसे हुए थे। इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ।
इसके बाद और ज्यादा अंधेरा हो गया। मैं वहां से किसी भी तरह से निकलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पैर बुरी तरीके से पिलर के नीचे फंसा हुआ था। केशव ने कहा कि दर्द के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए वहां से बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए तो देखा कि चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। प्लेन क्रैश के बाद लोग इधर उधर भाग रहे हैं, शोर की आवाज आ रही है, चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा था। अफरा तफरी का माहौल था। जिन्हें चोट नहीं आई थी वे दूसरे को बचाने में लगे थे। इसी दौरान मेरे एक सीनियर ने मुझे सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहीं जाकर देखा कि इमरजेंसी में काफी भीड़ लगी हुई है। कुछ लोगों को गंभीर हालत में लाया जा रहा था, जिन्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी। उनका इलाज जल्दी चल रहा था। हालांकि मुझे भी चोटें आई थी। मेरा सिर फट गया था, हाथ और पैर में बुरी तरीके से चोटें आई थी और मेरा इलाज भी वहीं चल रहा था। केशव ने बताया कि अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी हॉस्पिटल में आए और उन्होंने हम लोगों से बात की थी। मेरे से पूछा कि आपका कौन सा ईयर है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, आपके परिवार में कौन कौन है। आज भी हादसे के बारे में सोचता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ, क्योंकि इस हादसे में जहाँ कई लोगों की मौत हुई वहीं मेरे 4 क्लासमेट की भी मौत हो गई, जिसके साथ मैं बैठकर खाना खा रहा था। वहीं केशव के पिता देवेंद्र भड़ाना ने बताया कि हादसे के कुछ देर बाद मुझे जानकारी मिली। इसके बाद मैंने केशव के फोन पर कई बार फोन किया, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। जैसे जैसे हादसे के बारे में जानकारी मिल रही थी वैसे वैसे मुझे डर सता रहा था। इतने में जब केशव को होश आया तब उसने अपने सीनियर को मेरा नंबर दिया, तो उसके सीनियर ने मुझे बताया कि ये जो हादसा हुआ है उस हादसे में केशव की जान बच गई, केशव ठीक है। मैंने उनसे कहा कि मेरी बात केशव से करवाइए, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरजेंसी के बाहर हूँ और केशव अंदर, इसलिए बात नहीं करवा सकता। इसके बाद मैंने केशव के नंबर पर फोन किया तो बेल जा रही थी, लेकिन फोन किसी ने भी नहीं उठाया। सेंट्रल जेल नैनी के हाई सिक्योरिटी बैरक में निरुद्ध माफिया अतीक अहमद के बेटे के पास नकदी मिली। डीआईजी जेल ने बैरक में तलाशी ली तो 1100 रुपए मिले। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डन संजय द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया। आरंभिक जांच में पता चला है कि सोमवार को बंदी अली से मिलने के लिए उसका वकील आया था, जिसने पैसे दिए। इस घटना ने जेल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है और कई सवाल भी उठाए हैं। अली अहमद 30 जुलाई 2022 से सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। जेल में अली से मिलने के लिए केवल वकील ही जाते हैं। हाई सिक्योरिटी बैरक में निरुद्ध होने के दौरान उसकी हर गतिविधि पर सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। सोमवार को अली से मिलने के लिए एक वकील पहुंचा। जेल प्रशासन ने अली की तलाशी ली और फिर सेल के पास बने कमरे से वकील से मिलवाया। उस वक्त सीसीटीवी के नजर से सामने रखी जा रही थी। इसी बीच वकील ने अली से बातचीत की और पैसा देकर चला गया। सीसीटीवी से घटना का पता चलने पर लखनऊ के अधिकारियों ने जेल प्रशासन को खबर दी। तब मंगलवार को डीआईजी जेल राजेश श्रीवास्तव बंदी अली के बैरक में पहुंचे और तलाशी तो 1100 रुपए मिले। अली को बैरक में ले जाने से पहले तलाशी लेने में डिप्टी जेलर और हेड वार्डन की लापरवाही मिली। डीआईजी जेल की रिपोर्ट पर डीजी जेल लखनऊ ने बुधवार को डिप्टी जेल और हेड वार्डन को निलंबित कर दिया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर पटेल ने बताया कि सोमवार को अली से मिलने एक अधिवक्ता आया था। उसने ही पैसा दिया था। बंदी को पैसे से जेल में कूपन लेना था, लेकिन उसने नहीं लिया, पैसा अपने पास रखा। वार्डन को ध्यान देना चाहिए था कि अधिवक्ता द्वारा अली को क्या दिया जा रहा है। अली के बैरक से नकदी बरामद होने के मामले में निलंबित की गई डिप्टी जेलर कांति देवी अगले 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगी। कांति देवी की ड्यूटी हाई सिक्योरिटी सेल में थी। 2 साल पहले वो बरेली से ट्रांसफर होकर नैनी सेंट्रल जेल आई थी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर पटेल ने बताया कि सोमवार को अली से मिलने एक अधिवक्ता आया था। उसने ही पैसा दिया था। बंदी को पैसे से जेल में कूपन लेना था, लेकिन उसने नहीं लिया, पैसा अपने पास रखा। वार्डन को ध्यान देना चाहिए था कि अधिवक्ता द्वारा अली को क्या दिया जा रहा है। अगली खबर लता एवी फिल्म से है। लता एवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो लता एवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं। तो लता एवी फिल्म @gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। मेरी सारी बातों पर गौर करियो। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते हैं लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें
हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। लाइव न्यूज दिल्ली।